बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. All right, first question. A train travels along a straight horizontal track and time t equals 0. The train passes through a station P at constant speed without stopping. The driver applies the brakes 70 seconds before reaching station Q. The train decelerates. Okay, figure 1.1 is a speed time graph for the train from T0 until it stops at station Q. Okay. Use figure 1.1 to determine the distance between P and Q. Again, distance की बात की जा रही है आपसे. You guys must be aware of the fact area under the graph tells you distance. Speed time graph है ना, उसके एरिया से डिस्टेंस मिलेगा. आपने क्या करना है, इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालना. इसका एरिया निकालने के लिए आप ट्रेपीजियम का एरिया लगाइएगा. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एक आ रहा है आपके पास यहां तक 56 और एक आ रहा है 126. मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास आ रही है 72, 74, 76, 77. यहां से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं और ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं. और अगर किसी को इस ट्रेपीजियम से कोई मसाइल है तो भाई वो ट्राइंगल रेक्टेंगल में ब्रेक करके सॉल्व कर ले. इसको इस चीज से किसी को कोई एतराज नहीं हो. ये आपके पास इस चीज का आंसर हो गया. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 56 एंड 126. ओ माय गॉडनेस, सही. ये आ रहा है 7007. So this becomes approximately 7000 meters. हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं आपके लिए. साथ में क्लास कैन पे बेटा मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूं. मुबशर अप्रोक्सीमेशन हर सवाल के आंसर में करनी होती है. आप नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं, कर दे तो अच्छी बात है. कहते हैं the mass of a train is 3.8 exponent 5 kilograms. Determine the deceleration of the train in the last 70 seconds before it stopped. डिसेलरेशन की बात हो रही है और ग्राफ दिया हुआ है आपको. इसका मतलब ग्रेडियंट से निकालेंगे आप. तो आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए इसका. उसके लिए दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कीजिए आप. और आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x2. यहां से आपको ग्रेडियंट मिल जाए. ये आ गया -1.1. अब डिसेलरेशन इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना बेटा, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है. बगैर माइनस साइन लगाए आंसर निकाल. साथ v माइनस यू ओवर टी लगाने के लिए आप फिर टाइम लीजिएगा अपना उस वाला बिटवीन द टू इंस्टेंट्स ना, ये वाला टाइम लीजिएगा. पूरा 126 ना ले लीजिए. माइनस साइन लगा लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको डिसेलरेशन बोल रहे हैं ना, तो वो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव है. आपको डबल डबल नेगेटिव का इम्पैक्ट देने की जरूरत थोड़ी है.
अब कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ट्रेन एज इट डिसेलरेट्स। रिजल्टेंट फोर्स चाहिए आपको। फॉर्मूला एफ नेट इक्वल्स एम ए का मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आपके ट्रेन का मास था 3.8 एक्सपोनेंट 5 और उसने डिसेलरेशन की थी 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 3.8 एक्सपोनेंट 5 टाइम्स 1.1 418,000। ऐसे लिख दीजिए या 420,000 लिख दीजिए, दोनों सूरतों में आपका जवाब दुरुस्त हो। मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड से वो बात हो रही होती है ना, वो पूछ रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स बताओ जिससे वो डिसेलरेट कर रहा है। मैंने बता दिया भाई इतनी फोर्स डिसेलरेट कर रहा है। आप चाहे माइनस साइन इसमें एलोकेट कर दीजिए, इसमें कोई मसला नहीं होगा, दोनों सूरतें आपके पास दुरुस्त आएंगी। मैं यही बात कह रहा था बेटा कि अगर आप चाहें तो इसमें माइनस साइन भी लिख दीजिए, आपके पास दोनों सूरतों में आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है ना बेटा, तो मैंने ये बात सिखाई तो है कि आप अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करके कोट करते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब कहते हैं भाई कि द फाउंडेशंस दैट सपोर्ट अ बिल्डिंग आर लॉन्ग कंक्रीट सिलेंडर्स दैट आर पॉइंटेड एट वन एंड। A pile driver is a machine that forces the pointed concrete cylinders into the ground. ठीक है भाई, the heavy block of mass 2.9 exponent 4 kilogram is lifted into the air and then dropped onto the top of a concrete cylinder. This force causes the cylinder into the ground. ठीक है भाई, एक बड़ी भरकम वजन उस पर छोड़ा जाता है और उसके अंदर फिर ड्राइव किया जाता है। Figure 2.2 shows the heavy block. ये 1.2 मीटर स्क्वायर का एरिया और 2 मीटर की हाइट वाला ब्लॉक है। और कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द ब्लॉक। देखिए आपको ब्लॉक का मास गिवन कर दिया उसने और आपको एरिया और हाइट दे दी गई है जिससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप डेंसिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मास ओवर वॉल्यूम लगा दीजिएगा। मास आपके पास 2.9 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम्स है और वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट से आप निकाल सकते हो 1.8 इंटू 2, क्योंकि आपको याद होगा वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है ना ए इंटू एच। ये वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपके पास इसका आंसर आ जाए। ये आगे भाई 8055.55। तो अगर कोई बच्चा चाहे इसको 8056 लिख दे, कोई बुराई नहीं है। अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे या उसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 8100 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये अगर आप अपनी वैल्यू को 2SF पर राउंड ऑफ कर। अदरवाइज आप इस तरह से भी कोट कर दो। कोई बच्चा बोलता है मैंने डेसिमल्स में लिख के आ गया, मैं पेपर में कन्वर्ट करना भूल गया था, तो अब मैंने कहा मार्क कटेगा, तो भाई आपका बिल्कुल मार्क नहीं कटेगा। फिर बोलते हैं द पाइल ड्राइवर लिफ्ट्स द ब्लॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंक्रीट सिलेंडर थ्रू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 की है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक निकालना है। फॉर्मूला मेरे बच्चे mgh होता है। आपको मास गिवन था, तो आपके पास जो मास है वो था 3.8 2.9 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम। ग्रेविटी को ये बोला है भाई 10 यूज कीजिए और हाइट गेन 0.8 मीटर्स है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। 2.9 एक्सपोनेंट 4 टाइम्स 10 टाइम्स 0.8, ये आगे मेरे बच्चे 232000। तो आप 232000 जूल्स इसको लिख सकते हैं। 2SF में 230000 भी लिख सकते हैं। बगैर यूनिट की कभी क्वांटिटी ना लिखिएगा, ये मेरा मशवरा है आपको। इस चीज से इंतहा ज्यादा नफरत है एग्जामिनर को कि जब वो देखता है कि क्वांटिटी लिखी है पर उसका यूनिट नहीं लिखा,
तो वो बहुत ज्यादा इस चीज में डिस्करेज करता है और इस पे आपका मार्क्स आया हो सकता है। क्योंकि वो फिर मुझे इसी तरह याद है, वर्कशॉप हमारी हुई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि अगर कोई बच्चा नहीं लिखता यूनिट, तो उसका मतलब है उसको पता ही नहीं है जो उसने आंसर निकाला है वो किस क्वांटिटी के अंदर है। तो जैसे वो बोलेगा भाई 25, तो हम पूछ सकते हैं भाई व्हाट इज 25, व्हाट्स 25, एप्पल्स, बनानास, व्हाट एल्स। तो वो बड़ा ना उस हमें लगा आया था कि अब उसकी वाइब ऐसी आई थी कि भाई वो इंतहा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस बात से कि अगर आंसर के साथ यूनिट मेंशन। तो इसलिए कभी भी इस चीज को मतलब ये मत कीजिएगा, यूनिट के बगैर लिख के मत आइएगा। मास तो 1 बाय 1 करके देखो, तुम्हारा कैलकुलेटर हो सकता है नेचुरल डिस्प्ले वाला ना हो, उसमें वो कभी पावर से किसी को मल्टीप्लाई कर दे, कभी कुछ कर दे, वरना ब्रैकेट लगा दिया करो जहां तुम्हें टेंशन हो गया गड़बड़ हो सकती। मोमेंटम के सवालों के अंदर मोमेंटम की वैल्यू के ऊपर ना तुम्हें माइनस प्लस लगाना जरूरी है। फोर्स अगर वो बोलेगा तो वो मैग्नीट्यूड बोलेगा तो तुम मैग्नीट्यूड से कर लेना। तुमने माशाल्लाह से पढ़ी है बेटा सारी क्वांटिटीज और सबके ऐसे यूनिट्स पढ़े में, तो देख लो उनको, जॉट डाउन करो अपने पास, इस चक्कर में तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तुमसे। यस, एनर्जी इज ऑलवेज इन जूल्स, एनर्जी वर्क दोनों का यूनिट जूल्स होता है। अब वो आपसे कहता है कि द ब्लॉक इज देन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन टू द टॉप ऑफ अ कॉन्क्रीट सिलेंडर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर इट हिट्स द कॉन्क्रीट सिलेंडर। सही, आप हमें बताइए कि भाई वो कितनी स्पीड से आके कॉन्क्रीट सिलेंडर पे हिट करेगा। तो भाई कॉन्क्रीट सिलेंडर पे हिट करने के लिए आपको पता है कि जब वो आके हिट करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके थे 232,000। काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर लगा के उसमें वी रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मास था 2.9 एक्सपोनेंट 4 इंटू वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 232,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2.9 एक्सपोनेंट 4 और अंडर रूट ऑफ आंसर, स्पीड आ रही है भाई 4 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे रास्ते में कहीं पे किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ था, तो आपको बोला भी नहीं गया था कहीं के भी एनर्जी लॉस हो रही है, इतनी लॉस हो रही है, तो हमने लॉस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हमने बस सीधा सीधा बोल दिया भाई पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक। अच्छा भाई, अब यहाँ आते हैं, कहते हैं फिगर 3.1 shows a man standing underneath an outdoor heater on a cold evening, और gas in the cylinder at the base of the heater is the fuel for the heater. When the heater is operating, the gas travels to the top of the heater. When it burns, हाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये पेपर हमने कर तो नहीं लिया था, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से वाइब सी आई है। बाबा ठीक है, नहीं मुझे ऐसा लगा ये शायद सवाल मैंने देखा था ना पहले, तो वो एक फील हुआ कि जैसे हमने कर लिया। चलो खैर चलते हैं आगे बढ़। हाँ हो सकता है मास। The gas in the cylinder at the base of the heater is the fuel for the heater. When the heater is operating, the gas travels to the top of the heater when it burns. State the form of energy stored in the gas that is transferred by the heater. अब देखो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी गैस में स्टोर्ड होती है, तो गैस में मेरे बच्चे केमिकल एनर्जी होती है जो कंबस्शन की वजह से हीट के अंदर प्रोड्यूस होती है।
केमिकल पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं, खाली केमिकल एनर्जी भी लिख दो तो बहुत होता है। फिर कहता है द मेटल स्क्रीनिंग सिस्टम, द मेटल स्क्रीन सराउंडिंग द बर्निंग गैस is heated by the burning gas until it is red hot. The hot metal screen warms the man who is standing underneath it. This is how thermal energy in the red hot metal screen is transferred to the man and how it warms him. बेटा गैस में काइनेटिक कहाँ से आएगी? जिससे वो हीट बना रहा है वो उसके काइनेटिक का थोड़ी है, वो हीट बना रहा है अपने अंदर मौजूद जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज करके, काइनेटिक एनर्जी यूज करके थोड़ी बना रहा। तो भाई ये है तुम्हारा रेड हॉट मेटल स्ट्रिंग। सही, तो यहाँ पे आपके पास इस बंदे तक जो हीट एनर्जी है वो कैसे पहुंच रही है आपको पता। तो देखो इसमें कन्वेक्शन करंट का जिक्र नहीं कीजिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए आपका जो टॉप सरफेस है ना वो हॉट है। वार्म एयर वाला कन्वेक्शन करंट अगर तुम बताते मेरे बच्चे, तो वो वार्म एयर लेस डेंस होके ना राइज करती, और ये बंदा जो खड़ा हुआ है यहाँ पे ये इसके नीचे है, तो कन्वेक्शन से हीट तो नहीं पहुंचने वाली, यही पहुंचेगी रेडिएशन से, कि उसके ऊपर शाइनी मेटल सरफेस है ना वो हीट को रेडिएट आउट करे। हम लिखते हैं भाई हीट रीचेस द मैन वाया रेडिएशन। अब बोलोगे भाई the heat energy travels via infrared radiations to the man being at lower temperature absorbs heat and gets warm। देखिए बेटा अब आपके सवालों के जवाब दे देता हूं मैं। कन्वेक्शन की कहानी नहीं लिखेंगे, ये बात हो गई थी। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात थी, वायर रेडिएशन ठीक है। हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी हीट रिफ्लेक्ट। सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स? वो भी तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स एक लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे आ चुके होते हैं, लेकिन वो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये ख्वाब तुम्हारे सवाल का जवाब था। जाहिर कंडक्शन नहीं बेटा, कंडक्शन नहीं, रेडिएशन की बात करेंगे। और रेडिएशन का बता देते हैं क्योंकि शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल शाइनी सरफेस वाली बात अगले पार्ट में उसने पूछी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे शाइनी का जिक्र नहीं किया। ब्लैक जैकेट अगर उसने वेयर की हुई होती अली तो मैं बात करता फिर उसके एब्जॉर्प्शन का। कन्वेक्शन करंट बनाने के लिए बॉटम से हीट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन इमिट करे, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट करेगा भाई, थर्मियोनिक एमिशन थोड़ी करनी है। डल एंड डार्क सरफेसेस गुड इमिटर्स, हाँ they're good absorbers and they're good emitters as well। सर रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन एक ही चीज नहीं है क्या? बिल्कुल एक ही चीज है भाई। रेडिएशन असल में हम लोग समझते हैं कि रेडिएशन सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, लेकिन रेडिएशन की और भी बहुत सारी इकसाम है।
सर इज कंडक्टेड थ्रू हिज बॉडी, हाँ आप ये भी कह सकते हो कि भाई द हीट इज कंडक्टेड थ्रू हिज बॉडी या टू हिज क्लोथ्स। वलीद कन्वेक्शन का हमने आपको बता दिया क्यों नहीं बन सकता था, उसके लिए नीचे से हीट करना जरूरी है क्योंकि वार्म या राइज करती। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जिक्र यहाँ पे करने की क्या जरूरत है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का जिक्र थोड़ी करना है, हम तो इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू आंसर ट्रांसफर करने, एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। हाँ एक ही की बात कर दो, कोई इशू नहीं। वैसे प्रेफर्ड होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का वर्ड यूज करो, वो बहुत अच्छा रहता है। शाइनी सरफेसेस बेटा गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, लेकिन ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट तो हम अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, वरना तो यहाँ कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू ही बात मुकम्मल हो जाती है। अब वो कहते हैं द टॉप ऑफ द हीटर इज अ मेटल हुड दैट हैज अ शाइनी लोअर सरफेस। एक्सप्लेन व्हाई दिस मेक्स द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द मेटल स्क्रीन मोर एफिशिएंट। तो आप बता सकते हो shiny surfaces are good reflectors of infrared radiations. They direct the heat downwards to the man. So more heat reaches him. सही, उसको ऊपर लगाया इसलिए था ताकि वहां से वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बंदे तक पहुंच सके आराम से, वरना क्या होगा भाई, हीट सराउंडिंग में वो रेडिएट हो रही होती है ना, तो वो तो सराउंडिंग में लूज हो जाएगी, बंदे तक कम पहुंचेगी। नहीं विकास, वो कंडक्शन के अंदर होता है बेटा डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से करनी करेंगे। यहाँ रेड हॉट मेटल से बंदे तक हीट पहुंचने की बात। यस मुस्तफा, गुड आंसर। ज़ारा ये ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के चैप्टर से बेटा, रिफ्लेक्ट का वर्ड ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कहता है एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द मैन पुट्स ऑन अ ब्लैक पुलोवर। Explain one way in which wearing a black pullover helps to keep the man warm. Black color absorbs heat well. It is a good, as it is a good absorber of infrared radiations. Also, अगर आप चाहें तो पुल ओवर वाले कॉन्सेप्ट को भी समझा सकते हैं कि जो पुल ओवर्स होते हैं, क्योंकि वो कार्डिगन्स वगैरह ये आपके वूलन क्लॉथ्स के बने हुए होते हैं, तो एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, प्रिवेंटिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो आप इस पर्सपेक्टिव पे भी जवाब दे सकते थे कि पुल ओवर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर and prevents heat loss by body to surrounding. नहीं है, मैं उसका सिर्फ एक मार्क मिलेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन का जिक्र जरूर करना। हाँ ईमान, वही वाली बात है ना, इसमें एयर का ट्रैप, हाँ एयर ट्रैप करने वाला डिस्कशन भी आप लेकर आ सकते हो, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन एज वेल। बेटा ब्लैक कलर्स में आप उसकी रेडिएशन के ऊपर बात कर सकते हो, और पुलोवर के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप चाहो तो उसकी एयर ट्रैपिंग के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी पुलोवर्स वगैरह पहनते हैं उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम एयर ट्रैप करें और एज एन इंसुलेटर उसको एक्ट करवाएं। नहीं बेटा, फ्रिक्शन का जिक्र करने की यहाँ जरूरत नहीं। पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एयर,
कह सकते हो था बेटर वन ऑफ शुड, लेकिन हाँ गनिया हम ब्लैक आर गुड एमिटर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन उस वक्त लिखते हैं जब वो बॉडी खुद हाई टेम्परेचर पे होती है। अब कहता है साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर और वाटर कंटेन्स कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट to show that a medium is required to transmit sound waves. You may draw a label diagram if you wish. तो वो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने सीखा है आप उसको यूज कर सकते हो। यू कैन हैव अ बेल जार, मैं एक डायग्राम से बना देता हूँ यहाँ पे। वैसे यू में ड्रॉ है तो आप अगर नहीं भी बनाते तो कोई मसला नहीं हो। मेरे लिए डायग्राम बनाना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, मैं खुद हमेशा प्रेफर करता हूँ डायग्राम्स, वैसे चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब आप इसको आराम से चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए करो, और ये लाजमी नहीं होता डायग्राम्स वगैरह, मैं बनाता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है समझाना, क्योंकि वो इफ़ यू विश वाली बात कर रहा है ना भाई, आप बोलो भाई आई डोंट नॉट विश, तो खत्म, वो बोलेगा ठीक है, लेकिन उसके बदले में ना फिर वो चाहता है कि तुम थ्योरी के अंदर बात पूरी करो, कि उसको समझाओ कि भाई ये जो आप सोच रहे हो वो सेटअप होगा कैसे। फिर आपको उन्होंने लंबी सी कहानी लिखनी पड़ती है कि भाई ये होगा, इधर लगाएंगे, इसको ऐसे हैंग करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप बनाई दो भाई, अगर ड्राइंग किसी की अच्छी है तो। कोई बहुत ही वाहियात ड्राइंग वाला बंदा है तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि भाई नहीं करो, नो बजुल। तो मैं यहाँ पे सिंपल इतना लिखूंगा भाई, टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, a loud sound will be heard, start the vacuum pump, to suck the air out of the bell jar. As air is sucked out, amplitude decreases, when vacuum is made, amplitude is 0। जिससे आपने प्रूफ कर दिया कि भाई आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा था, इलेक्ट्रिक बेल ऑन किया, आप आवाज सुन रहे थे, आपने वैक्यूम पंप से एक पाइप कनेक्ट किया हुआ था ताकि एयर को सक आउट कर सकें, आपने जैसे ही उसे ऑन किया वैक्यूम पंप ने आपके बेल जार के अंदर से एयर निकालना शुरू की, और आपको नजर आया कि आहिस्ता आहिस्ता साउंड की लाउडनेस खत्म होती गई, और इवेंचुअली आपको साउंड की लाउडनेस मिलना एंड हुई, जिस बात का प्रूफ है कि हाँ भाई साउंड को मीडियम की जरूरत है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई कंप्रेशन रिएक्शंस की बात मत कीजिएगा, कोई मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स की और इन सब चीज़ों का कोई जिक्र नहीं कीजिएगा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझाना था आपने, वो आपने एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया। फिर कहता है व्हेन द साउंड वेव passes through air or water the molecules of the air or water move, describe the motion of molecules due to the sound wave। अब देखो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल करते हुए जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स उसके डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर, मतलब मॉलिक्यूल्स अगर आगे जा रहे होंगे, वो है मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, अगर वेव आगे की तरफ जा रही होगी मॉलिक्यूल्स भी आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, वेव ऊपर जा रही होगी मॉलिक्यूल्स भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो आप सिंपल सा यहाँ पे कह सकते हो द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ
parallel to the direction of wave motion, या parallel to the direction of energy transfer. तो साउंड वेव की वजह से, बिकॉज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पूरा मैं चलो लिख भी देता हूं उसमें। जब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव थी तो आपके मॉलिक्यूल जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होंगे, ताकि आपके पास यानी और वो वाइब्रेशन आपके वेव मोशन के पैरेलल चल रही है। फिर कहते हैं डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं ना, रेयर फ्रैक्शंस में मॉलिक्यूल्स मूव away from one another. सही, compression में the molecules come closer to one another, और rare fractions में the molecules move away from one another. It's kind of like a low pressure zone. हमने last time भी देखा था. It's kind of like called a low pressure zone. अब आप लोगों के सवालात देख लेता हूँ, बातें यहाँ पे आई हुई हैं। बेल्जर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, लाइक इफ वी आर नॉट कंफर्म्ड बाय वन रीजन एंड वी रेड अनदर। हाँ, यू कैन राइट, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं होता। सर रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कैसे शो कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो व्हाट इफ वी डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, देन डू नॉट ड्रॉ। एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सर इफ द डायग्राम इज करेक्ट बट द आंसर रिटन इज नॉट, डज इट गिव यू अ मार्क? जहां तक डायग्राम से एक्सप्लेनेशन हो रही है वहां तक का तो मार्क मिलेगा, आगे की कहानी का मार्क नहीं मिल सकता। कि भाई आवाज नहीं आएगी वैक्यूम क्रिएट होने पे, ये तो तुम बता ही नहीं सकते ना। इस क्वेश्चन में तो खाली अगर डायग्राम बनाई भी है ना तो तुम्हें मार्क नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हें जो कुछ बताना है वो डायग्राम के अलावा की बात बता। सर अगर एक्सप्रेशन में ऊंच नीच हो गई तो डायग्राम में मार्क मिल जाएगा? डायग्राम में बेटा वही बात, जहां तक मार्क मिल सकता है वहां तक मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। स्विच ऑन द बेल is seen to vibrate, sound is heard, vacuum table is switched on, sound is observed to fade. ठीक है, मैं परफेक्ट आंसर, नो वरीज। डायग्राम में अगर पूरी डिटेल्स दे दे तो मार्क्स मिल जाता है इफ यू मिस अ पॉइंट इन द राइटिंग। अगर डायग्राम में तुम ये वाली डिटेल बता सकते हो कि वैक्यूम क्रिएट होने पे आवाज नहीं आएगी तो मिल जाएगा भाई। वैक्यूम पंप का क्या काम है? साल का जवाब तो मिल ही गया होगा। सर यहाँ कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी मिल गया होगा। तो डायग्राम में सीआरओ भी बनाएंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड का कहा है आंसर में। वैसे जरूरी नहीं है सीआरओ की, तुम कान से सुन सकते हो आवाज को। सर इसमें मॉलिक्यूल्स वाली बात नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्रस्ट ऑफ, खुदा का खौफ करो, क्रस्ट ऑफ कब से आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर? लेफ्ट राइट अंडरगो वाइब्रेशन, और ये हमारे की पॉइंट्स देखता है या सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हमारे की पॉइंट्स देखता है। इंग्लिश के ऊपर अभी हमसे इतने मसले मसाइल नहीं कर। व्हेन फ्लो अंडरगो वाइब्रेशंस का जिक्र कर सकते हैं इन शॉर्ट? नहीं, बहुत जनरल हो जाएगा, अंडरगो वाइब्रेशंस का जिक्र नहीं कर सकते। अगर पैरेलल लिखें तो पैरेलल लिखा तो है। लो कंप्रेशन जोन, कैन यू प्लीज रिपीट दिस कॉन्सेप्ट? विच कॉन्सेप्ट? कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, रेयर फ्रैक्शन में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दैट्स इट। और कैन आई मेक अ डिफरेंट डायग्राम? हाँ श्योर, नो वरीज। मलाइका नो नीड बेटा, लाउडनेस के साथ गेम कर लो, पूरा हो जाएगा। दोबारा एम्पलीट्यूड का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उसके लिए तो मैं फिर बताना पड़ेगा, एक में आवाज आ रही है एक में नहीं आ रही, उसके लिए तो मैं लिखना तो पड़ेगा ना फिर भी। और थोड़ा सा होल्ड किया करो बेटा, सबके भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं होते। एक ही क्वेश्चन को 10 बार भेजने की जरूरत नहीं होती। इन मोशन कैन बी ऐड रिगार्डिंग कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस? नहीं, रीजन बीइंग दैट उसने आपसे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात की है ना, तो इस वजह से। बी पार्ट में मेरे बच्चे वो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूल कैसे मूव करें।
तो आपके पास मॉलिक्यूल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होंगे ना, क्योंकि कंप्रेशन रिएक्शंस बनते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव करते हैं। अगर मतलब वही निकल रहा है, भले एमएस के अंदर वो बात ना लिखी हुई है, तो तुम्हें मार्क मिल जाएगा, मतलब सही होना चाहिए। एमएस को छापने का थोड़ी बोला एग्जामिनर ने। नहीं, लाउडनेस लिखो या एम्पलीट्यूड का वर्ड यूज करो, साउंड यार बहुत जनरल हो जाएगा। बैक एंड फोर्थ नहीं लिखोगे तो टू एंड फ्रो लिखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखो, और लेफ्ट लेफ्ट राइट भी अजीब सा ही रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख दो, इस तरह का यूज करो। सीआरओ तो एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक मशीन है जो वेव्स शो करने का काम करती है। अरे तुम बस तैयारी पे ध्यान दो, छोड़ दो इस चीज को। कहते हैं फिगर 4.1 shows a dolphin. The range of the audible sound frequency for the dolphin is 75 hertz to 140,000 hertz. Okay. In water, the speed of sound is 1500. What is the smallest wavelength of sound in water that the dolphin can hear? Smallest wavelength अगर आपको निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू V equals F lambda, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना एक दूसरे से। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, स्पीड तो 1500 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 140,000 है, यहां से लैम्डा आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 0.0107, इन शॉर्ट 0.011 मीटर्स टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई ये भी लिख देता 0.0107 तो उसका कोई मार्क डिडक्ट वगैरह नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जरा। कहता है द पावर सप्लाई इन अ सर्किट इज मेड फ्रॉम सेवरल सेल्स each with the same electromotive force. The cells are connected in parallel. Explain what is meant by electromotive force. वही आपके पास लगी बंदी definition. Work done per unit charge to move electrons round the complete circuit. उसके बाद कहते हैं stage one advantage of using several cells in parallel rather than a single cell as the power supply. पैरेलल में लगाने के कोई फायदे थे, हमने लिखा था भाई कि सेल्स लास्ट लॉन्गर क्योंकि लोड कम हो जाता है, और एक लिखा था भाई कि इफ वन सेल फेल्स द अदर कीप द सर्किट वर्किंग। पैरेलल में लगे हुए थे ना। तो कोई एक लिखना है, कोई एक लिख दीजिएगा, मसला नहीं है इसके अंदर। लोड कम हो जाता है बेटा को आपका अगर दो सेल लगे हुए पैरेलल के अंदर तो दोनों ही मिलकर एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं, एक पे जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होती है। आंसर फ्रैक्शन में नहीं देना भाई, आंसर डेसिमल प्लेसेस में देना या होल नंबर में देना, फ्रैक्शन नहीं। हारिस आई जस्ट एक्सप्लेन दैट कि सेल्स को पैरेलल में लगाने से आपका क्या फायदा होता है ना, मुझे भी आ रही थी। या तो ये कुछ सिमिलर सा पेपर है, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें डिफरेंट भी हैं। खैर सेल लास्ट लॉन्गर भाई इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप दो सेल पैरेलल में लगाते हो तो एनर्जी दोनों सेल्स से प्रोवाइड हो रही है, तो एक सेल पे जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले एक सेल को तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी थी ना, अभी थोड़ी। पॉसिबिलिटी है। कहता है पावर सप्लाई इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4000 ohms and a thermistor. There is a voltmeter parallel the resistor.
Temperature of thermistor increases. Explain what happens to the reading on the voltage. भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग पे क्या असर आएगा? थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दी। देखिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स का रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हो जाएगी डिक्रीज, छोटा रेजिस्टर बन जाएगा। अब आप इसको दो तरीके से यहाँ से ले जा सकते हैं, या तब ये कहो कि भाई जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो उस पर वोल्टेज भी कम आएगा एंड देयरफॉर आपके फिक्स रेजिस्टर पे वोल्टेज ज्यादा आएगा, या फिर आप ये कहो कि सर जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाए, सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाएगा तो उससे भी आपके पास इस रेजिस्टर पे वोल्टेज ज्यादा आएगा, क्योंकि V इक्वल्स IR के मुताबिक रेजिस्टर तो वही 4000 का है, लेकिन जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उस पर वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा। तो उसको अगर हम चाहें तो अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि but resistance of thermistor decreases as R is inversely proportional to temperature। एक बात हमने ये कह दी। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई current in circuit increases as V is directly proportional to I for fixed resistor the potential difference across it and hence voltmeter reading increases। मैं इस तरह से अपने आंसर को फैब्रिकेट कर सकूं, दैट्स वन वे। दूसरा तो मैंने आपको बताया था ना कि जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी तो उस पर वोल्टेज कम आएगा, और क्योंकि सीरीज में टोटल वोल्टेज सेम रहता है तो फिक्स रेजिस्टर पे वोल्टेज बढ़ जाए। मतलब अगर मैं दूसरा आंसर भी यहाँ लिख दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेस as R is proportional to inversely proportional to T। V on thermistor decreases VT कांस्टेंट है, सही VT तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इस वजह से तुम्हारा वोल्टेज ऑन या वोल्ट मीटर रीडिंग जो है ये कह लो इंक्रीज हो जाए। कई रास्ते हैं मेरे बच्चे बताने, और मैं हमेशा मशवरा दूंगा आप लोगों को कि बेटा डीसी सर्किट्स को अपने पक्का कर लो। भले तुम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए टॉपिकल्स अप्लाई करने पड़े, तुम टॉपिकल सॉल्व करो इसके, क्योंकि सर्किट का सवाल लाजिम है। और बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि उनको यही नहीं अंदाजा होता कि भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आप सीआई का पेपर देने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता वोल्टेज क्या होता है या करंट क्या होता है या ईएमएफ किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को है, उसमें उनको इल्म नहीं होता। ईएमएफ बैटरी का वोल्टेज है, उनको नहीं पता। जब बोलो बेटा ईएमएफ क्या है, दे विल बी लेफ्ट डम्ब। तो हमेशा याद रखना कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तुमको पता होना चाहिए सर्किट में अगर रेजिस्टर लगा है तो रेजिस्टर का काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस सर्व्ड बाय रेजिस्टर। तुमको पता होना चाहिए कि बड़े रेजिस्टर से करंट को क्या हो जाए, अगर बड़ा रेजिस्टर लगा दूं मैं सर्किट के अंदर तो करंट क्या हो जाए, अगर रेजिस्टर छोटा हो जाए तो करंट क्या हो जाए। तो उसमें जब नाम से बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि भाई रेजिस्टर क्या चीज है, तो वो फिर आगे पूरे सर्किट को क्या इंटरप्रेट करेगा, वो कैसे थर्मिस्टर का या फिक्स रेजिस्टर का मामला सॉल्व करेगा, वो अटक जाएगा और इस चक्कर में उसको पूरा सवाल बर्बाद हो। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं जरा कुछ सवालात आप लोगों के आए हैं, जरा यहाँ पे देख लूँ।
सीरीज का कोई एडवांटेज, सीरीज इन एज एन, अगर आप सेल्स इन सीरीज की बात करते हो तो हाँ, सीरीज में अटैच करने से आपकी वोल्टेज यानी ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, ईएमएफ इंक्रीज होता है आपका, रिजल्टेंट वोल्टेज ऐड होके मिलता है ना। अच्छा उमर, अच्छा रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, ठीक है, इंक्रीज इनवर्स प्रोपोर्शन, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है टेम्परेचर रेजिस्टेंस, अफान डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका फिलामेंट लैम्प का होता है मामला, या कंडक्टिंग वायर्स का मामला होता है, उनका रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का मामला डायरेक्ट चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अदरवाइज बाकियों का नहीं होता। थर्मिस्टर जो है उसका इनवर्स का रिलेशन, थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये एक सेंसर की तरह काम। अगर यही रेजिस्टर्स पैरेलल में होते तो आपका जो वोल्ट मीटर है उस पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो 400 ओम भी तुम्हारी बैटरी के साथ पैरेलल में ही होता। अगर ये पावर सप्लाई थी, ये तुम्हारे पास 4000 ओम का रेजिस्टर होता, तो अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी होती तो उसको 9 वोल्ट ही मिल रहे होते। इसका ऐसे ताल्लुक ही नहीं है नीचे वाले रजिस्टर पे क्या चल रहा है, नीचे वाले रजिस्टर पे कुछ भी होता रहे उसको मिलते रहेंगे 9 वोल्ट, और नीचे वाले को क्या, इसको 9 वोल्ट क्या, इवन इसको भी 9 वोल्ट ही मिल रहे होंगे, क्योंकि पैरेलल में तुम्हारे पास पीडी सेम आता है, और क्योंकि ये तो डायरेक्टली बैटरी के अक्रॉस लगे हुए तो दोनों को 9 वोल्ट ही मिलेगी। उससे सिर्फ ये होता है कि तुम्हारे थर्मिस्टर क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो थर्मिस्टर वाले एरिया में से पास होने वाला करंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियस है ना, तुमको पता हो अगर V इक्वल्स आई आर, तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसान हो गया, दैट मींस करंट बढ़ गया आपके। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो सर्किट में करंट बढ़ता है। फिर सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टर एंड नॉर्मल, नॉर्मल वेरिएबल रेजिस्टर और नॉर्मल में, अच्छा नॉर्मल नहीं बोलते उसको, हम उसको फिक्स्ड रेजिस्टर बोलते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ करती, तो नाम से अंदाजा हो जाएगा आपके पास, 4000 ओम है तो 4000 ओम ही है, रोज आखिर तक 4000 ओम ही। वेरिएबल रेजिस्टर का होता है कि उसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो खुद भी, और कभी कभार उसकी रेजिस्टेंस सराउंडिंग से चेंज होना शुरू होती है। जैसे एलडीआर है तो लाइटिंग इंटेंसिटी से चेंज हो रही है, थर्मिस्टर है तो टेम्परेचर से चेंज हो रहा है। बिल्कुल, अगर सर्किट में लगा हुआ है एक रेजिस्टर तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करने की वजह से पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है ना, करंट पूरे सर्किट में तब्दील होगा। ईएमएफ और पीडी में क्या फर्क है, अल्लाह भाई, ईएमएफ और पीडी में फर्क ये है, ईएमएफ बैटरी का वोल्टेज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे सर्किट में लगे हुए किसी दूसरे कंपोनेंट के वोल्टेज को कहा जाता है, जैसे कोई लैंप हो या तुम्हारा कोई रेजिस्टर हो, आसान अल्फाज में बोल, उसको तुम पीडी बोलते। फाइक साहब, आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। What are weightage topics to get an A in physics? ज़ारा बेटा तकरीबन हर टॉपिक से एक सवाल बन जाता है, तो इसलिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई किसकी वेटेज ज़्यादा है किसकी कम है। अभी भी आप खुद आपके सामने देख रहे हो, आपको अंदाजा हो गया होगा भाई सभी की वेटेज तकरीबन आसपास आती ही है। मिनिमम कितने ईयर सॉल्व करने चाहिए, मैं कहता हूँ मिनिमम आप 18 पेपर्स अटेम्प्ट करें, पेपर्स, ईयर्स की छूट है आपको, 18 पेपर्स अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी सब खैर है। डेफिनेशन पूछेगा तो फिर लग जाएगा ना तुम्हारे हालात के बुरे आए, डेफिनेशन पढ़ो, याद रखो उसको। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स ये है भाई, अपने सब्जेक्ट को पक्का करो, सारा टाइम खुद ही मैनेज होगा तुम्हारे पास। बस ये है कि जो तुम्हें मुश्किल लगती है ना चीज, उस पर वक्त ज्यादा मत लगा, जो आसान चैप्टर्स पक्के हैं तुम्हारे उसके सवाल पहले सॉल्व करो। तो जाहिर साहब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस से वोल्टेज कैसे डिक्रीज हो रहा है, ओ ये अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी जाया करेंगे ना उस रेजिस्टर के ऊपर, तो थर्मिस्टर के ऊपर वोल्टेज कम आया और दूसरे वाले पे ज्यादा आया, सीरीज में तो यही होता है, डिवाइड होता है। करंट बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, सर्किट का करंट दोनों रेजिस्टर की कंबाइंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। नाइन वोल्ट वोल्टेज है इसके अंदर, अल्लाह के बंदे,
यू नीड टू नो द सिंबल्स। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है बेटा। अगर आप बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हो तो वो पीडी ईएमएफ कहलाता है। नहीं हाशिर 18 सिर्फ पेपर टूल्स। अहमद ईएमएफ और पीडी को तुम समझने के लिहाज से कह सकते हो, लेकिन डिफाइन ना कर देना, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो चाहो वो प्रैक्टिस कर लो बेटा, अपने वेरिएंट्स लेकिन पहले कर। आईजीसीएसई वाले कर लो फिर तुम। With EMF of power supply is 1.5 volts, calculate the reading on the voltmeter when the resistance of thermistor is 8000. Unitary method जिंदाबाद। कह रहा भाई थर्मिस्टर का, अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 8000 है तो अब आप मुझे बताइए भाई यहाँ पे क्या मामला होगा। तो 1.5 वोल्ट्स का आपके पास वोल्टेज है, तो आप कह सकते हैं कि जनाब 12000 ओम्स पे सीरीज में लगे थे ना, प्लस कर दिया, 1.5 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो वोल्ट मीटर यानी 4000 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपका 4000 इंटू 1.5 अपॉन 12000, 0.5 आ रहा होगा भाई आपके पास। सिंपल यूनिटरी मेथड समझे निकाल। अच्छा, कुछ अफराद जो है वो इस चीज को बोलते हैं कि सर कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट एंड देन यूज द करंट टू फाइंड द वोल्टेज। बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं। नहीं बेटा, साथ सवाल गौर से पढ़ो। वोल्ट मीटर पे रीडिंग पूछ रहा है जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 8000। जब भी दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट ना हो फिर तुम यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो तुम यूज कर सकते हो फॉर्म। अच्छा, अब क्या था, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। The voltage of the AC mains supply is 240 volts. Figure 6.1 shows the arrangement. ठीक है भाई। Explain why voltage is produced in the secondary coil भैया। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस होता है? बड़ा आसान है बताना, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला काम, जब प्राइमरी कॉइल में तुम करंट भेजोगे तो उस करंट की वजह से पैदा होगी एक मैग्नेटिक फील्ड। जब प्राइमरी कॉइल में तुम करंट भेजोगे तो उस करंट की वजह से पैदा होगी एक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कम ज्यादा हो रही हो। क्यों भाई? क्योंकि तो तुमने करंट भेजा या वोल्टेज भेजा वो ऑल्टरनेटिंग था, वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब मामला ये है कि ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब सेकेंडरी कॉइल में होगी कटिंग तो फैराडेज का लॉ आ जाएगा आपके पास। भाई आपके पास फैराडेज लॉ एक्शन में आ जाएगा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल को कट करें और उस कट में चेंज आ जाए तो मतलब वोल्टेज बनना है। तो हम यही बात यहाँ वर्ड में लिख देते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट in primary coil produces an alternating magnetic field. These changing magnetic field lines
cut the coil and there's a rate of change of magnetic flux linkage. Cut the secondary coil लिखना चाहिए, hence EMF induced. तो इस तरह से आप इसको वो लिखिएगा। और ये मैंने बारहा आपको बताया है कि जब भी कभी सवाल ऐसा है बेटा जिसमें वोल्टेज के बनने का जिक्र हो तो उसमें फैराडेज लॉ का तस्करा लाजमी है। उसका ये मशहूर स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वाला मामला बहुत जरूरी। अब आपका पार्ट बी देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूंगा। कहता है देयर आर 5600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, 350 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट वोल्टेज बताओ। देखो इनपुट वोल्टेज तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है बेटा, प्राइमरी वोल्टेज तुम्हारे पास 240 वोल्ट ऑलरेडी गिवन था। तुम्हें पता है एक प्राइमरी कॉइल के ये ट्रांसफार्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो लाजमी बात है भाई, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी इक्वल्स वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आपके पास 5600 टर्न्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आपके पास 350 है। प्राइमरी में वोल्टेज 240 है, सेकेंडरी में कितना है निकाल लो। ये हो जाएगा 240 टाइम्स 350 divided by 5600, this becomes 15 volts. तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्ट्स। सिंपल आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला ये वाला, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स। फिर कहता है द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 90 watt फिलामेंट लैम्प व्हिच ऑपरेट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस। नॉर्मल ब्राइटनेस का मतलब बेटा कि उसको जितना वोल्ट मिलना चाहिए था उतना मिल रहा, मतलब आपका सेकेंडरी आउटपुट पे 15 वोल्ट आ, तो अगर लैंप उससे कनेक्ट किया गया और वो नॉर्मल ब्राइटनेस पे ग्लो कर रहा है, इसका मतलब लैंप को भी आपके पास 15 वोल्ट ही चाहिए होंगे। कहता है व्हाट इज द करंट इन द लैंप, करंट बताओ। देखो पावर देके करंट पूछने का मतलब ये है पावर इक्वल्स IV का फॉर्मूला अप्लाई कर। आपका लैंप 90 वॉट्स का था, उसमें से पास होने वाला करंट आपको चाहिए और उस लैंप को मिल रहे हैं 15 वोल्ट क्योंकि वो कनेक्टेड है सेकेंडरी कॉइल के, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कनेक्ट किया गया इसको। तो करंट आपको उस लैंप में से पास होता हुआ जो मिलेगा वो होगा 6 एम्पेयर्स, या आपके पास यहाँ पे करंट होगी। अब आप लोगों के सवाल देख लेता हूं मैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सर दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन था। मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस 240, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है बेटा, 240 वोल्ट तो वोल्टेज था तुम्हारा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बिल्कुल सर। कैन द मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर बी स्क्वायर शेप, बिल्कुल इट कैन बी स्क्वायर शेप, मैंने बस बना दिया उसको ऐसा। वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि बन रही होती है ना, तो वो उस शेप की भी हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं। सर फ्लक्स की मीनिंग क्या है? फ्लक्स असल में बोलते हैं बेटा क्वांटिटी को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको इमेजिन कर सकते। कट की जगह इंटरैक्ट बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। फ्लक्स लिखना लाजमी नहीं, लाजमी तो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख देना भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फ्लक्स लिख दो तो एक अच्छा वर्ड है, ये एक प्रॉपर वर्ड है। मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नहीं लिख सकते, नहीं भाई क्यों, उसने पूछा ही बल्कि उल्टा, तो उसने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम बोले में, मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्यों लिखेंगे? अरे शायद का थ्रेशोल्ड ज्यादा क्यों होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सुकून से पढ़ो।
नेक्स्ट पार्ट का आंसर 6 हो गया भाई। ट्रांसफॉर्मर क्यू में इनपुट करंट पूछ सकता है, बिल्कुल इनपुट करंट पूछ सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है वो 100% एफिशिएंसी का ट्रांसफॉर्मर। तो अगर आउटपुट पावर 90 वॉट तो इनपुट की पावर भी 90 वॉट। तो अगर इनपुट का करंट चाहिए होता तो पावर इक्वल्स IV ही लगाते, पर उसमें वोल्टेज इनपुट वाला यूज करते। दोनों कॉइल से पावर सेम आती है एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर। Part B with unitary method, yes you can perfectly solve that. Why did you mention about iron core? मैंने जनरली मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया था, तो आयरन कोर का जिक्र नहीं भी करता तो इशू नहीं। बिल्कुल यासिर, जब भी इस तरह का सवाल आए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जिक्र आपका जरूरी होता है। 240 वोल्ट कैसे आया यार, ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल किया है मेरे बच्चे तुमने। ऐसे आया। थर्मल वेजेस की तैयारी कहाँ से करें? थर्मल वेजेस की तैयारी कहाँ से करें? कहाँ से करें मतलब बेटा अपने नोट से करें हम, और इसके बारे में क्या बताऊं तुमको। लेटेंट हीट वाली चीजें ना पढ़िएगा। अच्छा, साथ साथ पूछते हैं कि सर एक सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर के कोर के लिए कौन सा मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या लिखें? तो भाई आयरन इस्तेमाल कीजिए या मूव मेटल इस्तेमाल कीजिए। इन शॉर्ट हम आपको कहेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आयरन कोर की बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे प्राइमरी कॉइल की फील्ड के साथ चेंज होनी चाहिए, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो। जब प्राइमरी कॉइल का की फील्ड स्ट्रांग हो तो उसके अंदर भी फील्ड स्ट्रांग हो जाए, जब उसकी वीक हो रही हो तो उसमें भी वीक हो जाए, तो वो साथ साथ वेरी होना चाहिए। हाँ बेटा ईश्वर, मैंने जवाब तो दिया था, इट कैन बी स्क्वायर शेप, बिल्कुल इट कैन बी स्क्वायर शेप, कोई बुराई नहीं। चलो अच्छी बात है निम्रा। ठीक है भाई, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं हमारे सेक्शन बी के जो क्वेश्चन। सवाल कहता है कॉपर इज समटाइम्स चोजन एज अ मटेरियल टू मेक pans for heating liquids. All right, a copper pan contains water at room temperature. The top surface of the water in the pan cools as water evaporates. A convection current causes the rest of the water to cool. Explain how this convection current is produced. Convection current कैसे प्रोड्यूस हो? अब देखें, जब ऊपर का पानी ठंडा होगा वो हैवी हो जाएगा, मोर डेंस हो जाएगा। अब वो मोर डेंस होने की वजह से वो क्या करेगा, वो सिंक करेगा, और जो कंपैरेटिवली लेस डेंस वाटर था नीचे की तरफ, थोड़ा लाइट जो गर्म था, भी इतना ठंडा नहीं हुआ था, वो राइज करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो द कूलर more dense liquid at the top sinks, pushing the warmer less dense water from the bottom to rise to the top. This forms a convection current. इससे कन्वेक्शन करंट बनेगा आपके पास। तो वो जो ऊपर लिक्विड ठंडा हो गया था ना तुम्हारा इवेपोरेशन की वजह से, तो वो ठंडा होने की वजह से मोर डेंस हुआ और सिंक करना शुरू हो गया, और नीचे जो लेस डेंस लिक्विड था भी कंपैरेटिवली वो राइज करना शुरू हो गया। yes cooler liquid are yes cooler liquids are more dense beta. कहते हैं the copper pan is now placed on a hot plate that is switched on. Name the process by which thermal energy passes through the base of the pan. Conduction.
कहता है copper remains a solid when heated up to 1000 degrees centigrade. State one other reason why it is sensible to make a pan out of copper. Copper is a good conductor of heat. Metal है ना? Copper is a good conductor of heat. कहता है the pan in water is heated from 17 until it starts to boil at 100. Heat capacity is 4200 joules per kg and the pan contains 750 grams of water. देखो खेल गया हुआ यहाँ पे तुम्हारे सी के फॉर्मूले यानी सी की वैल्यू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू में मास देता है किलोग्राम में, यूनिट में किलोग्राम्स आ रहा है और यहाँ पे तुम्हारे साथ उसने गेम कर दिया, यहाँ पे तुम्हें मास दे दिया उसने ग्राम्स। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 17 to 100. कितनी हीट की जरूरत है? अब भाई इस चीज के लिए आप लगा देना इस पे Q इक्वल MC डेल्टा T। हमने लगाया भाई इस पे Q इक्वल MC डेल्टा T। 750 ग्राम को बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा डिवाइड बाय 1000 करके। C 4200 है और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज है जो 100 माइनस 17 करके तुम निकाल सकते हो, विच इज अराउंड 23 सॉरी 23 बोलो 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 0.75 इंटू 4200 इंटू 83 261450। तो 2.6 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। ये तुम्हारे पास सारी एनर्जियां। बेटा डेल्टा टी निकाले ना, टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ये सी लिखा हुआ है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी, इतनी देर से तो ऊपर किया हुआ था काशांत मैंने तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर के अंदर। ले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब कहते हैं स्टेट टू वेज इन विच बॉइलिंग डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन। हाँ वो तकरीबन हर सवाल में कहीं पूछता रहता है। तो यहाँ पे एक तो भाई बबल्स वाली बात लिख देना, आता है मूवमेंट। बबल्स आर फॉर्म्ड इन बॉइलिंग बट नॉट इन इवेपोरेशन। और दूसरा boiling occurs at fixed temperature whereas evaporation occurs at any temperature. उसके बाद कहते हैं कि at 100 degree C the temperature of water stops increasing even though energy is being transferred to the heat to the water. As explained in terms of molecules, why thermal energy is needed to change the state of the water from liquid to gas. एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है भाई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए? तो बोलो बॉन्ड्स कौन ब्रेक करेगा? लिक्विड से गैस बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना है ना। उनके अगेंस्ट वर्क करने के लिए एनर्जी कौन देगा? मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी कौन देगा? भी दोगे ना। बस ये है कि उस वक्त जितनी तुम एनर्जी देते हो वो सब मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने में लगता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने में लग जाता। उससे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, जिससे उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर अपनी जगह रुक जाता है। हम
अगर इस सवाल का जवाब दें तो हम कुछ ऐसे देंगे, heat supplied is used to do work against intermolecular forces. And separate them from one another. There is no change in kinetic energy of molecules. So temperature is same. Yes, you can say heat is converted to the potential energy of molecules. अच्छा, ये वाली बात अब रहने दीजिएगा क्योंकि अब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपके पास से रिमूव हो चुका है. You don't need to solve that. अब ये भी देख लेता हूँ, वैसे तो चार्ज का मामला भी हट चुका है, लेकिन ये कहाँ तक है वो आपको आना चाहिए. देखते हैं भाई. कहते हैं an uncharged plastic rod is rubbed with an uncharged woolen cloth. हाँ, ये वाला मामला तो है सिलेबस में. नहीं बेटा, वो लॉ थोड़ी लगना है यहाँ पे. As a result, the rod becomes negatively charged. Okay, then in terms of particles, how rod becomes charged, then what happens to the cloth? Rod में क्यों charge आया, cloth को क्या होगा? तो देखिए, rod becomes negatively charged. तो आप ये बोलेंगे क्योंकि आपने रब किया था, due to rubbing, heat is produced. Electrons move from cloth to rod. या ये कह सकते हो कि भाई the rod gains electrons or the cloth loses electrons and become positive. तो एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है. हाँ, मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा ना बेटा ड्राइव के ऊपर, तो वहां से आप उसको देख लेना. अर्थिंग का कॉन्सेप्ट तो है खैर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से भी लिंक्ड होता है ना. हाँ, अहमद सही बता रहे हो बेटा, उसमें कोई मसला नहीं है. कहता है फिगर 8.1 shows the plastic metal sphere X on a plastic stand. Explain why metal are electrical conductors but why plastics are electrical insulators. बहुत मुश्किल सवाल है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है आप लोगों के लिए. ये आप लोग इसको गलत करेंगे. Sarcastically speaking, तो भाई आप कहेंगे metals have free mobile electrons. जबकि plastics do not have free mobile electrons. See, and
Free mobile electrons are responsible for conduction. फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है. मेटल में होते हैं ये, और आपके नॉन मेटल में यानी प्लास्टिक्स में नहीं होते. नहीं बेटा, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस नहीं, बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर मारता है. एक लूज करती है, एक गेन करती है बॉडी, बस ये होता है. अब कौन सी बॉडी लूज करेगी, कौन सी गेन, ये तुम्हें याद नहीं करनी. तो बच्चे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात की है बेटा, इलेक्ट्रिकल. नहीं, वैलेंस चल गया, इलेक्ट्रॉन तो शेल में हुए ना. मोबाइल जो है वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर आ चुके हैं. उसके बाद वो कहता है द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड अबव स्फीयर एक्स. फिगर 8.2 shows that it does not touch the sphere. By drawing on 8.2 show the distribution of charge on x. ये शायद अब तुम्हारे पास से इंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल रहा है. इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास से जा रहा है. तो ये अर्थिंग वर्थिंग वाली जो चीज है ना, ये इंडक्शन से रिलेटेड है. तो ये हम रहने देते हैं. और ये पूरा इंडक्शन पे. पार्ट डी अलबत्ता तुम कर सकते. पार्ट डी समथिंग यू कैन डू कि भाई अ सेकंड मेटल स्फीयर वाइज नेगेटिवली चार्ज. जी मेरे बच्चे रिमूव हो चुका है ना आपका इंडक्शन वाला, तो रिमूव हो चुका है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में. कहाँ पढ़ाया था मैंने तुम्हें? आज मैंने पढ़ाया नहीं तो टॉपिकल कैसे कर लिया, स्कूल के थ्रू कर लिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेट के सवाल इस ईयर में नहीं है. हो सकता है आखिरी सवाल दे दे या बाकी आखिर रेडियो एक्टिविटी का देगा. Second metal Y is negatively charged. There is an electrical field around Y. State what is meant by electric field. It's a region in a space around a charge where another charge experiences electric force. तो बेहतरीन हो गया साथ साहब, ये भी अच्छा. तो क्या था फिगर 8.1 show the negatively charged sphere. Negative charges are not shown. Okay भाई. On figure 8.1 draw the pattern and mark the direction of electric field lines surrounding the sphere by. नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब आपको पता है भाई, आपकी जितनी फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी की सारी आपके पास रेडियल होती हैं. और मैं साफ कर देता हूँ. रेडियल फील्ड लाइंस हो गई आपकी. और नेगेटिव की जो फील्ड लाइंस होती हैं हमने आपको बनाना सिखाई थी, दे आर एक्चुअली इनवर्ट्स. नेगेटिव में फील्ड लाइंस अंदर बनती हैं, पॉजिटिव में बाहर. वर्दा लिख सकते हो बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं. लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो बेटा नेगेटिव चार्ज की भी लगती है. स्मॉल टेस्ट चार्ज कह सकते हो, या स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब कुछ ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिविटी एज यूजुअल. कहता है प्रोडक्टिशन, क्या है पता नहीं. हाँ, is a radioactive isotope of something that decays to uranium-234. Compare the nuclear notation of Pa with the nuclear notation of uranium and deduce what this shows about what is emitted from nucleus of Pa as it decays to uranium.
अच्छा भाई, तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे पास प्रोटेक्टिनियम से जब यूरेनियम बना तो तुम्हारे प्रोटॉन नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया और मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया, और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1। तो तुम ये तो कह सकते हो कि भैया अल्फा तो एमिट नहीं हुआ, कि भाई एन अल्फा इज एमिटेड, नहीं, अल्फा एमिट होता तो दो निकल जाते। और बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, ये कंफर्म है, क्योंकि बीटा पार्टिकल की एमिशन में ही तुम्हारा प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। गैमा का कुछ कह नहीं सकते। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कह सकते? भाई गैमा रेडिएशन से ना प्रोटॉन नंबर में चेंज आता है ना मास नंबर में। तो अब मसला सारा ये है कि जब आपको, मतलब आप देख रहे हो कि भाई प्रोटेक्टिनियम से यूरेनियम बना है, तो उसमें इतना प्रोटॉन नंबर से तो वाजे हो गया कि हाँ आपके पास बीटा पार्टिकल निकला होगा। पर गामा निकला होगा या नहीं निकला होगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि गामा की एमिशन प्रोटॉन नंबर और मास नंबर चेंज नहीं करती। तो हो सकता है इस प्रोटेक्टिनियम में से तुम्हारे पास बीटा के साथ साथ गामा भी निकला हो, इसको क्योंकि इक्वेशन में तो लिखा हुआ है ही नहीं, इक्वेशन तो लिखी भी नहीं है तुम्हारे पास, पहचान ही नहीं सकते। नहीं बेटा, गामा पे नो नहीं करना, गामा पे इज इट नॉट पॉसिबल टू टेल। अभी यही तो सारा डिस्कशन किया तुम्हारे साथ। क्या था? द मोस्ट abundant isotope of protactinium is the one with 231, explained by referring to their nuclear compositions. Why protactinium 231 and protactinium 234 are both isotopes of the same element? क्या बात है, they have the same number of protons. कोई भी दो आइसोटोप जब होते हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। Explained by referring to their nuclear composition, why are different isotopes of that element? आप कहेंगे they have different number of neutrons. वो different isotopes क्यों हैं? न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन के लिहाज से बताइए, तो आप कहेंगे they have different number of न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है मार्क? नहीं भाई, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अमूमन ये होता है कि लिखी लिखा इक्वेशन होती है, फिल करना होता है उसको। कहता है टीचर places a radiation detector on a bench in a school lab and switches it on. The teacher measures and records the background count rate. Describe what is meant by background radiation. It's two significant sources. Background radiations are basically radioactive radiations always present in the surrounding. सही, जो हमेशा आपकी सराउंडिंग में मौजूद होती हैं उनको आप बैकग्राउंड रेडिएशंस बोलते हैं। कहाँ से आती हैं? कौन सी रेडिएशंस हैं ये, कहाँ से आती हैं ये? तो आप बता सकते हैं कि भाई इनकी एक सोर्स कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, और इनकी दूसरी सोर्स रॉक्स एंड मिनरल्स। वैसे तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिजर्व्स, सही है, न्यूक्लियर वेस्ट डंप साइट्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, ये जगह हवा में नहीं होती बेटा। हवा उनकी सोर्स नहीं है, हवा में वो मौजूद है, लेकिन वो आती कहाँ से है? वो तुम्हारी कॉस्मिक रेज और इन जगहों से आती। आई कैन नॉट कंफर्म, ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं देखता हूँ अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना बेटा, मैं देखता हूँ अगर हो सके। ओके चलो, आई ट्राई। नहीं बेटा, बैकग्राउंड की वजह वो नहीं बनेगी ना, वो तो बस सोर्स की खास हो गई, इसलिए आप रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं कि प्रोटेक्टिनियम 234 के पास एक ज्यादा प्रोटॉन है, हाँ, आइसोटोप के लिए लिखना है बेटा, आइसोटोप के लिए इतना तफसील में क्यों जा रहे हो?
हाँ सात, गुड वन सात। रेडिएशन असल में ये सोर्स में से निकल रही होती है ना, रेडिएट का मतलब होता है चारों तरफ एमिट होना, इसलिए इसको रेडियोएक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। A teacher moves a sample of protactinium 234 so that it is next to the detector. So just one precaution that ensures that the sample is moved in a safe way. सही है भाई, अगर आपको प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं तो भाई आप कहेंगे भाई वेयर ग्लव्स एंड गॉगल्स, use tongs to hold, keep the sample in a lead block. तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप यूज कर सकते हैं। चिमटा नहीं लिखा बाबा, चिमटा नहीं लिखो, क्या कर रहे हो मियाँ, चिमटा लिख क्या होगा, चिमटे का इस्तेमाल करें। फिल्म बैज मेरे बच्चे असल में आपका एक रेडिएशन डिटेक्टर टाइप का होता है, जो ये बताता है कि अगर आपकी बॉडी इस वक्त कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोज हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो उसका कलर वगैरह चेंज हो रहा होता है, जिससे आपको पता चल रहा होता है कि बस अब बस हो गई है, अब यहाँ से कटने का वक्त आ गया। हाँ साथ लिख सकते हो, क्योंकि बेटा दोनों प्रोटैक्टिनियम थे, अगर प्रोटॉन नंबर सेम नहीं होते तो फिर आप नहीं कर सकते। तो वर्धन यहाँ पे हैंडल करने के लिए बोला गया है ना, इस वजह से तो उसमें कह तो सकते हो, लेकिन मशवरा है कि इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जिनको यूज करो। The count rate is measured every 20 seconds with the sample present and then corrected for background. ठीक है, ये बगैर बैकग्राउंड का है। काउंट रेट अगेंस्ट टाइम आप प्रोडक्टिनियम का बना के रखे हुए यहाँ पे। Curve is the best fit line. Explain why many of the crosses do not lie on the curve. Simple reason. Radioactivity is a random process, beta. Radioactivity is a random process. Emissions are sometimes higher and sometimes lower than average. Spontaneous वाला तब वैलिड होता है जब वो तुम्हें बोलता है कि भाई the experiment was repeated at a higher temperature. The graph appeared to be exactly the same. Explain why. तुम बोलते हैं भाई the process is a spontaneous process. There is no effect of temperature वगैरह on this rate of emission. बेटा वो इसीलिए तो पूछ रहा है कि बेस्ट फिट का मामला क्यों है, कि क्यों तुम्हारा ग्राफ एक बेस्ट फिट बना और तुम्हारे सारे पॉइंट लाइन पे क्यों नहीं आ रहे थे। तुम यही तो बताओगे भाई ये प्रोसेस रैंडम प्रोसेस है, इसमें कभी रेडिएशन ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, इसका कोई वो ऑर्डर थोड़ी है हर बार एक ही वैल्यू की एमिशन होगी। रैंडमनेस की वजह से कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है। और स्पॉन्टेनियस वाली बात जो तुमने की थी बेटा उसका मैंने रीजन बता दिया भाई। स्पॉन्टेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है एक्सटर्नल कंडीशन से एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पॉन्टेनियस का अगर वो तुमसे जिक्र करता तो वो तुम्हें दो ग्राफ बना के दिखाता, दोनों एक जैसे होते एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हो, कोई भी फर्क नहीं होता।
एक लोअर टेम्परेचर पे होता है, एक हायर पे होता है, तो वो पूछता भाई इससे क्या शो हो रहा है, तो आप कहते हैं कि भैया इससे ये शो हो रहा है कि ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सटर्नल कंडीशन से इस पे कोई इफेक्ट नहीं। अब कहते हैं यूजर फिगर यूजिंग फिगर 9.1 डिटरमिन द हाफ, शो योर वर्किंग। हाफ लाइफ के लिए आपने क्या करना है, आप आधा कर करके देखो क्वांटिटी को, देखो ये अभी है आपके पास जितना मुझे अंदाजा हो रहा है 58 पे, तो अगर मैं इसको हाफ करता हूँ बेटा तो ये हो जाएगा 29। और ये आ रहा है तुम्हारे पास 54 सेकेंड्स। मैं चाहूंगा कि तुम इसको भी हाफ करके एक और दफा हाफ लाइफ निकाल के देख लो कि जब ये 29 आधा होता और ये हो जाता 14.5, तो ये हुआ 10 12 14 अराउंड, ये आ गया तुम्हारा 14.5। ये सिर्फ बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस था, रैंडम होने की वजह से वैल्यू में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो मैं अपने दोनों ग्राफ से इसको एक बार निकालने की कोशिश, मतलब एक ग्राफ से दो दो दफा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि टाइम इंटरवल सेम आता है। ओ सॉरी, ये 54 मैंने गलत लिख दिया, माय बैड माय बैड माय बैड, ये है भाई 68, सही है। 120 124 128 132 136। तो अगर आप देखें तो पहले ही हाफ लाइफ आपको ग्राफ से नजर आ रही है 68 सेकेंड्स की, दूसरी हाफ लाइफ आपको ग्राफ से नजर आ रही होगी, जरा 136 और 68 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये भी भैया भाई 68 सेकेंड से, तो हाँ पक्का हो गया भाई, हाफ लाइफ आपके पास 68 सेकेंड की। नहीं बेटा 68 है, 64 नहीं है, हमारे पास 4 का जंप आ रहा है एक छोटे बॉक्स, क्योंकि 60 से तो मैं 80 पे गए हो भाई। तो इनिशियल काउंट रेट तुम्हारा 58 था, और फाइनल आफ्टर हाफ लाइफ वो 58 का था, तुम्हारा हो गया था अपना, हुआ था 29। ये T0 पे था और ये तुम्हारा पे आया था 68 सेकेंड्स पे। ग्राफ पर वर्किंग करें तो कोई मसला नहीं, कर दो, मसला नहीं है, एक्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ लिख देना एटलीस्ट। तो हाफ लाइफ तुम्हारा 68 सेकेंड्स का बन जाएगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ थोड़ी निकालनी है आपने, आपको तो ये पूछा है कि भाई हाफ लाइफ कितनी है, तो मैंने बता दिया 68 सेकेंड्स की हाफ लाइफ है। एक क्वांटिटी को आधा होने में कितनी देर लगी, मैंने देखा भाई 58 था, 29 होने में कितनी देर लगी, 68 सेकेंड्स लगे, 68 हाफ लाइफ हो गई। इसमें वर्किंग कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ वैल्यूज है जो तुमने ग्राफ से उठाई थी, वो यहाँ पे लिखे हैं। चेक कैसे किया था मैंने, टेबल मैंने ग्राफ देखा था ना बेटा यहाँ पे, ये 58 था शुरुआत में, इसका हाफ यानी 29 कितनी देर में हुआ, पता चला भाई 68। फिर इसको भी हाफ करके देख लिया मैंने, तो 29 का हाफ किया तो 14.5, तो चेक कर लिया 14.5 कितनी देर में हुआ, तो पता चला उसको भी 68 सेकेंड्स ही लगे, उसका मतलब हाफ लाइफ 68 है तुम्हारी फिक्स्ड।
अब आपसे वो कहता है कि द यूरेनियम 234 formed from this is also radioactive. Its half-life is many thousands of years. Explain why the radiation from uranium does not affect the count rates measured in the experiment. तो तुम कह सकते हो कि भाई half life is very long, so radiations coming from uranium will be same, or should I say will be almost same throughout the experiment. अब इस बात का मैं मतलब समझाता हूँ, जब मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये थोड़ा सा क्लियर शायद तुम लोगों का ना हो पाए। देखो यूरेनियम की हाफ लाइफ कई हजार साल है। यूरेनियम जो है ना वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एमिशन मार रहा हो, और इसकी जो कह लो कि एमिशंस हैं, जो इसकी रेडिएशंस हैं, वो कम भी नहीं हो रही होंगी। क्योंकि देखो मैं कहता हूँ 10,000 साल है इसकी हाफ लाइफ, 10,000 साल के बाद आधा होगा। तुम्हारा जो ये वाला सैंपल है, जो तुम्हारा प्रोडक्टिनियम वगैरह वाला सैंपल है, तुम्हारा ये सैंपल तो सेकंडों में हाफ हो रहा है, 68 सेकंड्स में आधा हो जाता है। इसकी रेडिएशंस बड़ा रैपिडली ड्रॉप हो रही होंगी, जबकि यूरेनियम की रेडिएशंस ड्रॉप नहीं हो रही होंगी, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो वो जब तुमने बैकग्राउंड एडजस्टमेंट की होगी ना, तो वो मतलब उसकी एमिशंस को तुम्हें कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं। इट्स नॉट इक्वल टू बैकग्राउंड, it's actually kind of like merged with the background somewhere, and it's approximately constant throughout. तो वो जो ड्रॉप आ रहा है ना तुम्हारे पास, वो ड्रॉप बेसिकली प्रोडक्टिनियम की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि वही जल्दी 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 हाफ हो रहा है ना। बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ी सी एमिशंस होंगी उसकी, तभी तो इतने हजार साल लेगा जाके कम होने के लिए। अगर उसकी हाफ लाइफ छोटी होती तो धड़ाधड़ एमिशंस करता और फौरन कम हो जाता। ठीक है भाई, दैट इज इट। एक और पेपर खत्म इंशाल्लाह थर्सडे को, या अगर हुआ तो मैं शायद जो हमारी एक आखिरी क्लास बाकी है वो कल ही तुम लोगों की ले लूंगा। कल रात को एक सेशन लगा लेंगे हम, और उसको भी खत्म करके इंशाल्लाह हम रैप अप करेंगे इस सेशन को अपने P2 वाले ईयरली पास पेपर्स। क्योंकि जुमेरात का कुछ नहीं पता भाई, रात को हो सकता है चांद वांद नजर आ जाए और ईद वगैरह का ऐलान हो जाए, तो हम जरा उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं बता दूंगा बेटा इंशाल्लाह सुबह तुमसे। ठीक है भाई, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज।